12th फेल कैंडिडेट जिसके पास अब तक कोई भी एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट नहीं है अपने नाम पर। 64वीं बीपीएससी जो हमारा है उसके इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस 65th और 66th पीटी में फिर से पीटी ही नहीं होता है मेरा। हम अपने सपनों के पीछे सब कुछ न्योछावर करके लगे होते हैं, लेकिन फिर भी सबकी सवाल आती है कि और क्या कर रहे हो आजकल। बीपीएससी वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम से गुजर रही है जब करप्शन फ्री है, टाइमली है और बहुत ही माइंडफुल क्वेश्चन को पूछ रही है। सालों की मेहनत का परिणाम 28 अक्टूबर 2023 के शाम 3 बजे आता है। आजादी के 75 साल हो चुके हैं और आज तक मेरे गांव से कोई अधिकारी नहीं बना था और मेरे माँ बाप एक 12th फेल स्टूडेंट को इतने इनकरेजमेंट के साथ आगे भेजे थे कि तुम जाओ और तैयारी करो। मैं अगर इस तैयारी में सफल नहीं होता तो अगले 20, 30, 40 सालों तक फिर मेरे गांव का कोई किसान या कोई भी जो व्यक्ति है साधारण, वो ये हिम्मत नहीं कर पाता कि वो अपने बेटा या बेटी को तैयारी करने के लिए भेजे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी और आपकी तैयारी केवल और केवल हमारी आपकी लड़ाई नहीं है। हम सब अपने घर का, परिवार का, समाज का लेगेसी लेकर के चल रहे हैं। हमारी जिम्मेदारियों से, हमारी जिम्मेदारियों के निर्वहन से तय होगा कि हमारा जो छोटा भाई बहन गांव में बैठा है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं मुजफ्फरपुर जिला के अद्वारा गांव का रहने वाला हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरे गांव के स्कूल से हुई। उसके बाद सीहो हाई स्कूल से मैंने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट किया। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद एज यूजुअल जो बिहार में एक ट्रेंड चलता है कि बच्चा अगर पढ़ने में तेज है तो उसको आईएससी करवा दो और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए भेज दो। उसी पद्धति के तौर पर एलएस कॉलेज, जो लंगट सिंह कॉलेज है मुजफ्फरपुर का, उसमें मेरा आईएससी के लिए एडमिशन होता है। 10th तक की जो मेरी पढ़ाई लिखाई होती है वो हिंदी माध्यम से कंप्लीट होती है, लेकिन जैसे ही 11th में जाता हूँ तो वहाँ कुछ नया देखने को मिलता है और सारे सब्जेक्ट जो है वो अंग्रेजी में मैं चूंकि ऑप्ट कर चुका होता हूँ, तो इसलिए समझ में आना बंद हो जाता है। वो यूटोपिया जैसा फील होने लगता है और इसका नतीजा ये होता है कि 1 साल बीत जाता है और कुछ भी समझ नहीं आता पढ़ाई को लेकर। तो मैं पापा को कहता हूँ कि मुझे 1 साल पीछे कर दीजिए, बट वो थोड़ा ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं मुझे और बोलते हैं कि 12th को मन से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 12th करने के बाद 1 साल का गैप ले लेना। और यही होता है, कंटिन्यू करते हैं, बट पढ़ाई का जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो चुका होता है और इसका नतीजा ये होता है कि 12th में फेल कर जाता हूं मैं। 12th में फेल करने के बाद अब नई समस्या उठती है। पापा पूछते हैं क्या करना है आगे, तो मैं बोलता हूं कि अभी आईआईटी का तैयारी करना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा हूं तो फेल कर गया, अब पढ़ूंगा तो पास कर जाऊंगा। फिर जो शहर का एक संस्थान था, आईआईटीएन ब्रदर्स के द्वारा चलाया जाता था, उसमें एडमिशन लेता हूं तैयारी के लिए। वहां जाने पर डायरेक्टर सर के द्वारा एक नया सवाल उठाया जाता है कि तुम तो फेल कर चुके हो एक बार, अब मेरे ख्याल से तुमको बोर्ड चेंज कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा ताकि कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम सामना ना करना पड़े। और यही होता है, फिर बोर्ड चेंज करता हूँ, एनआईओएस से एग्जाम देता हूँ और एनआईओएस से एग्जाम देते हुए कंपटीशन की भी तैयारी करता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिलने के कारण महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का पलवल में जो कॉलेज है सीएमई पलवल, वहां एक एडमिशन लेता हूं सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा। ईश्वर का कृपा होता है, भगवान की दया से बीटेक करने जाता हूं। वहां बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं और मेरे जैसे विद्यार्थी को भी वो पढ़ने के लिए उस फ्रेंड सर्कल का कमाल होता है कि वो मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि भाई तुम पढ़ने में अच्छा हो, थोड़ा सा मेहनत कर लो। बीटेक के बाद 8वां सेमेस्टर जो था मेरा वो इंटर्नशिप का सेमेस्टर था और उसके लिए मैं गैमन इंडिया को ज्वाइन करता हूं। गैमन इंडिया में मैं ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर के तौर पर जो मुजफ्फरपुर पटना हाईवे बन रहा था उसमें काम करता हूं। काम करने के समय मैं थोड़ा सा अपने आप को लेकर खिन्नता महसूस करता हूं, खुद से एक बिक्षोभ की भावना रहती है कि मतलब क्या कर रहा हूं, अगला 35-40 साल यही करते हुए मुझे बिताना है क्या। और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक एनएचएआई के इंजीनियर सर से होती है और वो मुझे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि यहाँ पर तुम कभी भी आकर धूल फांक सकते हो, लेकिन जो अभी तुम्हारा टाइम है,
अगर अभी तुम अपने कैरियर को 2-3 साल का जो अगर समय दे देते हो, तो जो जंप अभी तुम मार लोगे वो जंप पूरी जिंदगी में तुम फिर नहीं मार पाओगे। और यही होता है, बचपन से जो पापा मन में एक सिविल सर्विसेज का जो बीज बो रहे होते हैं, वो इस समय अब कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होने के कगार पर पहुंचता है। और मैं निर्णय करता हूं कि अब यहां से सब छोड़ छाड़ के अब दिल्ली जाकर के और तैयारी करूंगा। दिल्ली आता हूं तैयारी करने। लेकिन इस बात को गौर करना है मेरे प्यारे साथियों कि एक 12th फेल कैंडिडेट जिसके पास अब तक कोई भी एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव अचीवमेंट नहीं है अपने नाम पर, वो अगर एक ऐसा डिसीजन ले रहा है, और खासकर हम अपने जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा दुविधा का समय होता है। और यही दुविधा मेरे सामने भी आई कि क्या मैं 1.5-2 लाख रुपए कोचिंग का फी भरूं। तो खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि भरने के बाद क्या मैं पढ़ पाऊंगा दोबारा, क्या सिविल सेवा के लायक भी मैं हूं सच में। और इसी का परिणाम होता है कि मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन करने का निर्णय लेता हूं। लेकिन उसी समय मुझे कुछ फ्री रिसोर्सेस बहुत जबरदस्त मिलते हैं, जैसे मुरनाल सर का ब्लॉग मिलता है, ऑल इंडिया रैंक जो टॉप करते हैं वन गौरव अग्रवाल सर, उनका ब्लॉग मिलता है। और वहां पर स्टेप बाय स्टेप कैसे तैयारी करनी है ये बताया हुआ होता है। और फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब ये अचीवेबल है, हो सकता है। बट हर चीज हमारे बस में नहीं होती है। पीटी के बाद यूपी के मेंस में फेल हो जाता हूं, और 64वीं बीपीएससी जो हमारा है उसके इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस 65th और 66th पीटी में फिर से पीटी ही नहीं होता है मेरा। यह समय वैसा होता है जब हम अपने सपनों के पीछे सब कुछ न्योछावर करके लगे होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई आंसर नहीं होता, हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। सबको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जवानी इस पढ़ाई में झोंक रहे हैं, लेकिन फिर भी सबकी सवाल आती है कि और क्या कर रहे हो आजकल, और हमारे पास इसका कोई आंसर नहीं होता। ये नेचुरल है। अब पूछोगे कि मैंने इसको कैसे अवॉइड किया, तो ये सवाल आने ही मत दो खुद तक। जहां तक संभव हो सके अपने माँ बाप से बात करो, अपने उन दोस्तों से बात करो जिनके लिए तुम मायने रखते हो, जिनके लिए तुम्हारा ऊर्जा, तुम्हारा सकारात्मक होना, सफल होना मायने रखता है, और जो तुम्हें हर कंडीशन में प्यार करते हैं। और बाकी लोगों का फोन उठाना बंद कर दो जब तक सक्सेसफुल नहीं होते हो, क्योंकि यह एग्जामिनेशन एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू को मांगता है, और वह है अनुशासन। आप में सारे गुण हैं, लेकिन अगर अनुशासन नहीं है तो उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज, अनुशासन को समय जो हमारा पंक्चुअलिटी है उससे कंफ्यूज नहीं करना है कभी भी। यह संभव है कि किसी बच्चे के द्वारा नियत समय में कोई काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन वह अपने डेली टारगेट को अगर अचीव कर ले रहा है, तब मैं उसको एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट मानूंगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। दिन का टारगेट बनाइए, वीक का टारगेट बनाइए, और उस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खुद को पनिशमेंट देता था, मुझे थोड़ा बाल प्यारा है, लंबा लंबा बाल ऐसे रहता है, तो ऐसे हाथ मारते रहता हूं नॉर्मल पढ़ने के समय। मैं अपना सर छिलवा देता था, सारे बाल गायब कर देता था। क्यों? क्योंकि नियत समय पर अगर कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो एक टारगेट के तौर पर कि जब तक बाल आएगा ना तब तक इस विषय को खत्म कर देना है। तो उससे पता है क्या होता था, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ अनोखा चीज है, ये ना हमेशा याद दिलाने का काम करता था। हम भूल जाते हैं दरअसल कि हमारा टारगेट क्या है। समझ आई बात? लेकिन सुबह उठ करके अपना शकल देखोगे तब बाल तो दिखेगा ना, और उसमें दिखेगा कि बाल काहे छिलवाए थे। तो जाओ बैठ करके पढ़ाई करो। ये बैक टू बैक फेलियर जो है ना, अपने साथ सिर्फ एग्जामिनेशन का नंबर नहीं बढ़ाता, इनॉर्मस टेंशन को भी बढ़ाता है। और वो टेंशन सिर्फ हम आप नहीं झेलते हैं, हमारे माँ बाप भी झेलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पापा से बातचीत होती थी, तो पापा मुझे तो इनकरेज करने के लिए एक लाइन सुनाते थे बड़ी प्यारी, अभी भी सुनाते हैं। यह उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी। लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो। लहरों की गिनती क्या करना, कायर करते हैं करने दो। तूफानों से सहमे जो हैं, पल पल मरते हैं मरने दो। तो मेरे प्यारे साथी, तूफानों से डरना नहीं है, फेलियर से घबराना नहीं है। मेरे पिताजी से लोग पूछा करते थे कि क्या करता है बेटा आजकल इंजीनियरिंग करके, तो वो कहते थे तैयारी करता है। तो सामने में लोग कहते थे कि अरे बहुतों लड़का जाता है तैयारी करने, होता कहाँ है किसी का।
अब नौकरी होता है किसी को, कहला उसको कह रहे हैं जवानी बर्बाद करने के लिए अपना घरे रहता या फिर अपना नौकरी करता, तो जो काम धाम होता करता ही, तो बिना मतलब का हुआ उखड़ी में सर देना। लेकिन वो माँ बाप का भरोसा था, वो मम्मी की एक उम्मीद थी मेरे से कि ना बाबू एगो जॉब क्लियर करना। सालों की मेहनत का परिणाम 28 अक्टूबर 2023 के शाम 3 बजे आता है। कंट्रोल F जब प्रेस करता हूं, अपना रोल नंबर डालता हूं और उसमें नाम दिखता है, रोल नंबर दिखता है, तो पहले तो 2-3 बार बीपीएससी के वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके वेरीफाई किया कि पीडीएफ तो ओरिजिनल है ना, वो फर्जी रिजल्ट जो वायरल होता है वो नहीं है ना। जब दिखा तो यकीन मानिए, सर्द के मौसम में, ठंडी मौसम में जो गंगा नहाने का अनुभव होता है ना, वो फीलिंग था। मन एकदम शांत था उस समय, लगा कि भगवान सुन लिए मेरा। पापा को कॉल किया, पापा को बताया कि पापा बीपीएससी में 346 रैंक आया है और एलईओ मिला है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर मिला है। पापा बोले बहुत बहुत बधाई, ये दिन तुम्हारा है, ये समय तुम्हारा है, तुम्हारी तपस्या सफल होती है, लेकिन अभी आगे चलना बाकी है रास्ता। मुझे बहुत तेज हंसी भी आया, लेकिन पापा पर प्यार भी बहुत आया कि यही पिता होते हैं जिस सफलता के लिए बरसों से तरस रहे थे, उस सफलता के दिन भी एक अगला बीज मेरे अंदर बो देते हैं कि अभी रुकना नहीं है। और यही चीज आप सबको भी अपने जीवन में करना है। अच्छा से अच्छा फल हो और बुरा से बुरा पल हो, अपने अंदर उस आशा के किरण को जगाए रखना है, एक नए किरण को जगाए रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, रिजल्ट के दिन मम्मी कलकत्ता काली घाट माता का दर्शन करने गई हुई थी। जब मैं कॉल किया तो वो दर्शन करके, बहुत भीड़ भाड़ था और आराम कर रही थी, और रिजल्ट सुनने के बाद मुझे कहती हैं बाद में तुमसे बात करती हूँ, हम एक बार और आते हैं माता का दर्शन करके। और फिर दोबारा माता का दर्शन करने चली गई। तो मन से पढ़िए, भगवान करे आप भी सक्सेस हो, जल्दी से जल्दी आपको सफलता हाथ लगे। 70वीं बीपीएससी 30 सितंबर को होने वाला है, समय नहीं है आपके पास। बीपीएससी वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम से गुजर रही है, जब करप्शन फ्री है, टाइमली है और बहुत ही माइंडफुल क्वेश्चन को पूछ रही है। तो मन से मेहनत करिए, ये समय आप सबों के जीवन में भी ईश्वर करे आए और आप लोग भी इस समय को देखें, लेकिन उससे पहले खुद को तैयार करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूं पढ़ाई को लेकर के, जो बच्चे आईआईटी से, एनआईटी से, एम्स से पढ़े होते हैं, सब कहते हैं कि कंपटीशन उनके लिए इजी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कंपटीशन उनके लिए इजी नहीं है, उनका हैबिट उनके कंपटीशन को इजी बना देता है। उनकी हैबिट होती है 10 घंटा 8 घंटा कॉन्टिन्यूअस बैठ करके पढ़ाई करने की। हमारे पास वो हैबिट नहीं होती है शुरू से। अगर वो हैबिट होती तो हम आईआईटी में नहीं होते, अगर वो हैबिट होती तो हम अच्छे संस्थानों में नहीं होते। अगर वो नहीं है तो सबसे पहले खुद को एनालाइज करिए। अगर बैठकर पढ़ने में समस्या आ रही है तो खुद को डिसिप्लिन बनाइए थोड़ा। मेरी इस पूरे कन्वर्सेशन को आइसोलेशन मत समझ लेना कि हमें किसी से बात नहीं करनी है। यह जर्नी पढ़ाई के साथ साथ मानसिक युद्ध भी है। यह अपने लिए लड़ा हुआ युद्ध है जो हम खुद के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इसमें आपके अपनों का साथ हो। मम्मी से, पापा से सबसे खूब बात करना। मैं 2-2 घंटा आज भी पापा मम्मी से बात करता हूं और बात करने के बाद मैं बता नहीं सकता कि कितना ऊर्जावान महसूस करता हूं। मेरे प्यारे साथी, माँ बाप एक ऐसे सपोर्ट होते हैं हमारे जो हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। इन सब के बाद क्या सिविल सेवा वर्थ इट है अपने जवानी का ये 6 साल, 8 साल, 10 साल खर्च करने के? डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव के ऊपर, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं। जैसे यह मेरे लिए खुद को साबित करने की लड़ाई थी, यह मेरे लिए केवल मेरे जीवन यापन की लड़ाई नहीं थी। आज मुझे जो सैलरी मिलेगा, मां सरस्वती के दया से, मैं अपने मेहनत से उससे ज्यादा रुपए कमा रहा हूं, लेकिन मेरे गांव से फिर कोई तैयारी करने नहीं आता। अब जो हमारे साथी जॉब के साथ तैयारी करते हैं या जिनका उम्र ज्यादा हो गया है, उनके लिए 2 बात कर लेते हैं। तो ये सपना हमारा है ना, किसी के बदले तो ये जीवन जीना नहीं है। और जब ये जीवन हमारा है, सरकार, संविधान, कानून हमें ये मौका दे रहा है, तो उम्र की कोई बात ही नहीं होती है। हमें इस तैयारी को बस करना है। रही बात जॉब के साथ तैयारी हम कैसे करेंगे,
तो जॉब के साथ जो हमारी तैयारी है वह बहुत ही प्रिसाइज होगा। हमारे पास गलती करने का, एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। तो जो भी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रूवन रास्ता है, उसका इस्तेमाल आप करिए। 2-4 घंटे का एवरेज समय जो है अपनी पढ़ाई में फोकस्ड होकर के आप यूटिलाइज करिए और कोशिश करिए कि जो भी आप पढ़ते हैं जिस भी दिन, उसका एक शॉर्ट नोट क्रिएट कर ले ताकि बाद में उसको रिवाइज करना बहुत आसान होगा। 67th में 121 नंबर हैं और इसका मेजर रीजन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो है टेस्ट सीरीज देना। 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाने का ये परिणाम था। तो टेस्ट दोगे, घर पर गलती करोगे, एग्जामिनेशन में गलती नहीं होगी। घर पर अगर मिस्टेक नहीं करोगे टेस्ट दे करके, एग्जामिनेशन में पक्का है वहां ब्लंडर होगा और वो ब्लंडर जो है वो भरपाई योग्य नहीं रहेगा, वो आपका पूरा का पूरा अटेम्प्ट खत्म कर देगा। तो मन से मेहनत करिए, प्रिसाइज गाइडेंस का सहारा लीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। माँ बाप की आंखों में देखते रहिए, उनसे बात करते रहिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो किसी से बेईमानी नहीं करते हैं, आपसे भी नहीं करेंगे। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलते झंडा गाड़ देबो।